लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा। प्रोसेस है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, क्वासीस्टैटिक, नॉन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस के बारे में जाना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कुछ और टर्म्स जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इन टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर अब इस लेक्चर में जानते हैं। शुरू करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, यानी बाकी वेरिएबल बदल जाते हैं पर इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी से हम डिनोट करते हैं, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह से आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के का जो प्रेशर है उसे हम कांस्टेंट रख रहे हैं, सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं और बाकी वेरिएबल्स बदल जाते हैं, यानी कि डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। उसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके कुछ नाम और भी हैं, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इसे बोल रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जहां पर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पर जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू हो गई 0 के बराबर। जो चेंज है इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेट जो है आपकी, उनके बीच में जो वॉल्यूम का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी तरह की कोई भी हीट ट्रांसफर या एक्सचेंज ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जब हम इन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें मालूम है कि थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ 2 वेरिएबल सफिशिएंट होते हैं सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि तीसरा वेरिएबल सिस्टम को की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। इन 2 वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है इंडिकेटर डायग्राम। जो वर्ड यहाँ पर हम यूज करते हैं दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम बेसिकली ओरिजिनली पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। और ये जो पीवी डायग्राम है इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस हम वी को ड्रॉ करते हैं और अलोंग वाई एक्सिस हम पी को ड्रॉ करते हैं। प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस, और अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से इसको हम बोल रहे हैं इंडिकेटर डायग्राम। वैसे हम किन्हीं भी 2 वेरिएबल को लेकर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, पर वर्ल्ड वाइड जो कन्वीनियंस या फिर यूनिफॉर्मिटी के लिए हम पीवी डायग्राम को यूज करते हैं। अब देखिए, जो अभी हमने जो प्रोसेस पढ़े हैं इन्हें हम पढ़ते हैं ग्राफिकल, इनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इन्हें ग्राफिकली कैसे हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये वाला जो ग्राफ है ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। यहाँ पर क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के लिए कोई भी चेंज है उसके लिए जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह के जो प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर वीटी ग्राफ की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए वीटी ग्राफ की बात करूं, तो जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है, ये ए ये बी, और ये जो लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है आइसोबैरिक प्रोसेस को, इसे हम नाम देते हैं आइसोबार्स। इसे हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो ये जो लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है आइसोबैरिक प्रोसेस को, यानी कि आइसोबार वो कर्व होता है किसी भी ग्राफ के ऊपर जहां पर थ्रू आउट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो ग्राफ मैंने वीटीपी के ड्रॉ किया है, आपको चार्ल्स लॉ हमें मालूम है, चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में भी। चार्ल्स लॉ कहता है V बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो चार्ल्स लॉ है इसके अकॉर्डिंग मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है वीटी डायग्राम के ऊपर। तो आप चाहे पीवी डायग्राम चाहे वीटी डायग्राम, आप किसी भी तरह के डायग्राम के ऊपर इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक में हमने क्या कहा है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर फिर पीवी डायग्राम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या रहना चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये शो करेगी आइसोकोरिक प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कितना ही चेंज होता रहे उसके लिए वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर मैं इसके लिए आइसोकोरिक के लिए अगर मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे पास अगेन इसी तरह, सॉरी पीटी,
VT नहीं, PT वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो PT ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास अगेन इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद सेम स्लोप। और यहाँ पर हमने गे-लुसिक्स लॉ सुना हुआ है। गे-लुसिक्स लॉ कहता है P/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये वाला जो लॉ है इसको अप्लाई करके मैंने यहाँ पर PT डायग्राम ड्रॉ करी है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये कर्व आया, जो ये कर्व कहलाता है आइसोकोर। यानी कि आइसोकोर क्या है, वो लाइन ही, वो कर्व जो ग्राफ पे हमने ड्रॉ किया है जो आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड आइसोकोर। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल के केस में क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर जब मैं PV डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करूंगी, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। बॉयल्स लॉ कहता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV कांस्टेंट है। यहाँ पर ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हाइपरबोला इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं PV डायग्राम के ऊपर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके पास ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये कर्व ड्रॉ किया है, और ये जो कर्व जो ड्रॉ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उसे हम बोलते हैं आइसोथर्म। इसका नाम है आइसोथर्म। ये मैंने T नहीं, PV डायग्राम है। तो ये PV डायग्राम के लिए ड्रॉ किया है। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं PT के लिए तो टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो ये हो गया एक और आइसोथर्म। इस तरह से यहाँ पर हम PT डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, PV डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आइसोथर्मल के लिए ग्राफ्स। अब एडियाबैटिक की बात करें। एडियाबैटिक में हमने बोला है कि हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता हीट का। तो डेल्टा Q जो है वो 0 के बराबर होता है। और जो आपकी इक्वेशन है वो गवर्न होती है PV⁻γ इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो आपका ग्राफ है वो इस इक्वेशन से बनता है। तो अगेन मैं यहाँ पर PV डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो PV डायग्राम जो है PV⁻γ इक्वल्स टू कांस्टेंट, फिर गामा क्या है, CP/CV। CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड गामा। तो इसे हम गामा बोल रहे हैं। और गामा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर की केस में जो वैल्यू होती है गामा की वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 होती है। अगर स्टैंडर्ड डे कंडीशन की बात करें तो उसके लिए गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि CP की वैल्यू CV से हमेशा ज्यादा होती है। तो अगेन यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको मिलेगा इस तरह से। अब ये हो गया। अब जो कर्व आपका एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करेगा उसको हम बोलते हैं एडियाबैट। ये टर्म्स हो गई आपके पास। अब जब हम बात करेंगे ग्राफ की, तो हमने देखा कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो भी हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा है, जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो भी हमें हाइपरबोला मिल रहा है। तो अब मैं इन दोनों को यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर रही हूँ, PV डायग्राम दोनों की इकट्ठे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है ये ग्राफ जो है इस तरह से, और एक ग्राफ ये मिलेगा। ये जो ग्राफ है ये जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मिलेगा, और जो ये नीचे वाला ग्राफ है जो ज्यादा स्टीप है वो हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मिलेगा। तो देखिए मैंने 2 इक्वेशन यहां पर लिखी है। एक है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहां लिख रही हूं PV⁻γ इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां से देखिए इस इक्वेशन से P की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट अपॉन V। यहां से P की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट अपॉन V⁻γ। अब मैंने अभी आपको बताया कि V⁻γ, गामा क्या है, वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा का मतलब हो गया कि V⁻γ हमेशा V से बड़ा होगा, सेम वैल्यू ऑफ V के लिए। तो V गामा जो है वो बड़ा है, वो ज्यादा है। तो P क्या हो गया, ये है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और ये है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो एडियाबैटिक प्रेशर क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रेशर हो गया कम। और जबकि यहां पर हम बात करेंगे सेम वॉल्यूम के लिए, तो ये वाला वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो V गामा से कम होगी, इसीलिए जो P है वो क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। तो अब मैं ये V की वैल्यू, ये मान लीजिए ये V की वैल्यू है, इसके लिए ये वाला जो प्रेशर है ये हो गया एडियाबैटिक के लिए, और ये वाला जो प्रेशर है ये हो गया आपका
आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जो प्रेशर है एडियाबैट का वो कम है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो प्रेशर ज़्यादा है। तो आपका जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका जो ग्राफ आता है वो स्टीप आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपैरिजन में। जो स्टीप वर्ड का मतलब है कि सेम हाइट तक पहुंचने के लिए आपने कम डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया है तो वो चीज़ ज़्यादा स्टीप होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये वाली हाइट जो है ये यहाँ पर है, ये वाली हाइट, इस हाइट को यहाँ पर पहुँचने के लिए हम यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और इसके साथ की सेम हाइट को पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा आइसोथर्मल कर्व के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि हम सेम हाइट को पहुँचने के लिए एडियाबैटिक कर्व जो है, एडियाबैटिक अगर प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है वो कम है, इसीलिए ये वाला जो ग्राफ है वो ज़्यादा स्टीप होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो कर्व्स आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जिसमें से एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व है वो स्टीप होता है। अब हम बात करते हैं वर्क की। अभी हमने ये जो प्रोसेस पढ़े इनके ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिए, कुछ वर्क के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर वर्क डन की बात करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को मालूम है वर्क डन जो हम यूजुअली करते हैं वो क्या लिखते हैं। वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला हमने शुरू से पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक पिस्टन है, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल प्रेशर सपोज P है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है मैं उसे डिनोट कर रही हूँ P एक्सटर्नल से। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगर कम है या ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है। अब मैं बात करूँगी वर्क डन की। फॉर्मूला मेरे पास होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जो वर्क, अगर स्मॉल वर्क, मान लीजिए मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया ds, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ds, तो उसके लिए जो dw की वैल्यू होगी वो होगी फोर्स इंटू ds। अब ये जो फोर्स होती है ये कौन सी फोर्स होती है, ये होती है फोर्स एक्सटर्नल, क्योंकि हमें मालूम है जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो काम कर रही होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स dw इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू ds, ये हमें मालूम है। हमें किसी भी सिस्टम के ऊपर कभी जो एक्सटर्नल फोर्स काम करेगी उसको, उसी से हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गई आपके पास। यहाँ से मैं फोर्स एक्सटर्नल को मैं लिख रही हूँ P एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू ds, लिख सकते हैं इस तरह से। जो एक्सटर्नल प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय एरिया इंटू ds, क्योंकि जो सिस्टम के ऊपर काम कर रही है फोर्स, ये तो सिस्टम की ही का प्रेशर है, और ये जो प्रेशर है ये सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो P एक्सटर्नल इंटू a ds, और दैट कैन बी रिटन एज P एक्सटर्नल इंटू dv। तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इंटेग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम लिमिट vi टू vf, इनिशियल vi से vf तक के लिए, दैट इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू dv इंटीग्रेशन फ्रॉम vi टू vf। तो ये चीज आ गई मेरे पास। यहाँ पर देखिए ये क्या है, P एक्सटर्नल है। P एक्सटर्नल क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग, ये सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है, जबकि हम इंटरेस्टेड है सिस्टम के बारे में, हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हमें सराउंडिंग से की प्रॉपर्टीज को से कैलकुलेशन नहीं करनी, हम चाहते हैं हमारे पास सिस्टम की इंफॉर्मेशन हो। तो अब यहाँ पर पिक्चर में आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस हर पॉइंट पर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पर होते हैं, क्योंकि वो जो चेंज है, अगर हम यहाँ पर बात करें ये वाली जो चेंज की बात करें, ये फर्स्ट चेंज, ये सेकंड स्टेट, ये थर्ड स्टेट, ये फोर्थ स्टेट, तो जो पहला जो स्टेट है वो उसके अंदर इतना कम डिफरेंस होता है, इतना जो उनका स्लो प्रोसेस होता है, और जो आपकी जो पहली स्टेट है वो दूसरी स्टेट के इक्विलिब्रियम में, जो पहली स्टेट है वो सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम पे होती है, और जो फर्स्ट स्टेट है वो सेकंड के, फिर सेकंड वाली थर्ड के, और इसी तरह से सारी स्टेट्स इक्विलिब्रियम पे होती है। तो यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम होता है ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट कैन बी रिटन एज P, क्योंकि आपके पास जो दो स्टेट्स हैं, जो सिस्टम है और सराउंडिंग है, दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए P एक्सटर्नल को P के बराबर लिख सकती हूँ, और P क्या है, सिस्टम हो गई, सिस्टम का प्रेशर हो गया, यानी कि सिस्टम की प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि चेंज इतना स्लो है कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल प्रेशर सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने सिस्टम की प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज जो एक्चुअल फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूले में हमें एक्सटर्नल प्रेशर लेना होता है, लेकिन जो हम P लिखते हैं ना सिस्टम का, वो इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये चीज आ गई क्लियर है कि वर्क डन जो है वो इसलिए
आपका जो टोटल वर्क डन है वो इसीलिए पी डीवी का इंटीग्रेशन होता है, वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। यहां तक हो गई ये वर्क डन की बात। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, अगेन वही चीज, सेम चीजें हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू मालूम होती है पी की, हर डीवी के, हर जो जितना भी डीवी का चेंज होगा उसके लिए हमें पी की वैल्यू मालूम होगी, इसीलिए हम इस वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें हर डीवी के लिए पी की वैल्यू मालूम ना भी हो सकती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस को लेते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास अगर प्रेशर ऑफ द सिस्टम मालूम है तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करें तो हमें हर पॉइंट के ऊपर पी एक्सटर्नल का पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी, यानी कि सराउंडिंग की प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहां से ये क्लियर है कि हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्यों यूज करते हैं, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो यहां पर हो गया, ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट से हम पी को डिड्यूस कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं, जो अभी हमने 4 प्रोसेसेस की बात की है उनके लिए वर्क डन निकालना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, यहां पर हमने क्या किया है, हमारे पास इक्वेशन है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आपने पढ़ी हुई है ये इक्वेशन है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहां से हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू निकालते हैं, पी इज इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन वी। कहने का मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर प्रोसेस के लिए, जितने भी ये प्रोसेसेस आएंगे, इन प्रोसेसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट से हम पी को डिड्यूस करेंगे हर जो प्रोसेस होगा उसके लिए। तो पी जो है आइसोथर्मल के लिए पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी, यानी कि प्रेशर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, जहां पर एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और टी कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या आएगा, आपके पास इस तरह की वैल्यू आ गई। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू पी डीवी का इंटीग्रेशन, तो दैट कैन बी रिटन एज एन आर टी अपॉन वी इंटू डीवी का इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ, एंड दैट कैन बी रिटन एज एन आर टी एल एन ऑफ वी एफ अपॉन वी आई। तो ये जो हो गया, ये वर्क हो गया इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालते हैं। अब बात करें आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो हमारे पास वर्क क्या है, पी डीवी का इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो दैट कैन बी रिटन एज प्रेशर कांस्टेंट, और अंदर क्या आएगा, वी का इंटीग्रेशन वी एफ माइनस वी आई। ये जो हो गया, ये वर्क डन हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। इसी तरह से हम बात करेंगे आइसोबैरिक के लिए। दिस वन इज फॉर आइसोबैरिक, फॉर आइसोबैरिक। अब बात करेंगे आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक के केस में क्या होता है, पी डीवी का इंटीग्रेशन 0 के बराबर, यहां पर जो डीवी की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 के बराबर, तो पी डीवी इक्वल्स टू 0, क्योंकि डीवी की वैल्यू 0 के बराबर है, इसीलिए जो टोटल वर्क डन है दैट इज 0 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, आपकी इक्वेशन पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट से के, तो पी किसके बराबर हो गया, के अपॉन वी रेज टू पावर गामा। तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, अगर हम वर्क डन की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू पी डीवी, दैट इज के अपॉन वी रेज टू पावर गामा इंटू डीवी का इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ, एंड दैट कैन बी रिटन एज के कांस्टेंट है, के को हम बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद आएगा वी रेज टू पावर माइनस गामा इंटू डीवी, एंड दैट कैन बी रिटन एज के इंटू वी एफ माइनस वी आई अपॉन 1 माइनस गामा। तो दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इस तरह से हमने अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर वर्क डन की वैल्यू निकाली है। यहां तक हो गया ये। उसके बाद कुछ नई टर्म की बात करेंगे। यहां पर एक टर्म है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो एडियाबैटिक भी हो और रिवर्सिबल भी हो, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इसे हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक का मतलब है आइसो एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी जो है वो सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा एस इक्वल टू 0। इस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी जनरेट नहीं होती है, तो यहाँ पर डेल्टा एस जो है दैट इज इक्वल टू 0। और इस प्रोसेस की क्या खासियत है, ये एडियाबैटिक होता है। एंट्रोपी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और साथ में ये रिवर्सिबल होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस कैन बी
रिवर्सिबल कैन बी इरिवर्सिबल, लेकिन जो आइसेंट्रोपिक की कंडीशन होगी उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस प्लस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इस तरह के प्रोसेस की जो कंडीशन है वो है कि ये जो प्रोसेस है ये फ्रिक्शन लेस होने चाहिए, यहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। और इस केस में डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, यानी कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रोसेस का जो नाम है दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। उसके बाद हम एक नई टर्म और सीखते हैं दैट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वो रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें हीट और वर्क दोनों का ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है और पूरे प्रोसेस के दौरान स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को कांस्टेंट रख सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है पॉलीवर्ड जो है, पॉलीवर्ड का मतलब होता है मल्टी, मैनी, सेवरल, इस तरह के इसके मतलब होते हैं। तो यहाँ से पॉलीवर्ड से क्लियर है कि ये जो एक प्रोसेस है ये बहुत सारी प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है इसने। यहाँ पर ये एक जो टर्म है इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जो एक कॉमन रिलेशन को फॉलो करते हैं और कॉमन रिलेशन है पी वी रेज टू पावर गामा एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, जहां पर एन जो है दैट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है, सी क्या है, कांस्टेंट है, और एन का जो नाम है दैट इज पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। इसे हम बोलते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, जिसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं और उनकी वैल्यूज के हिसाब से हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को आगे डिफाइन करते हैं कि ये किस तरह का प्रोसेस है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एन को 0 पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी पी वी रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और v की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस प्रोसेस के लिए है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। तो जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है उसको अगर हम उसमें n को 0 लिख देंगे तो हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। अब n को 1 ले लेते हैं, n को 1 लिया तो pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब देखिए पी वी रेज टू पावर एन कांस्टेंट के बराबर है, थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए पावर को n से। अगर पावर को n से डिवाइड कर दें तो p 1/n, v n/n इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/n। तो यहां से देखिए p रेज टू पावर 1/n, v रेज टू पावर 1 आ गया, और दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रेज टू पावर 1/n इज इक्वल्स टू अगेन सम अदर कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। यहां से देखिए अब मैं क्या करती हूँ, पुट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो p रेज टू पावर 1/∞ इंटू v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एंड 1/∞ क्या होता है यहाँ से 0 के बराबर, तो p रेज टू पावर 0 इंटू v, और p रेज टू पावर 0 खत्म क्योंकि पावर 1, ये p रेज टू पावर 0 1 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगेन ये जो इक्वेशन आएगी v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये किसके लिए है, आइसोकोरिक के लिए। यहाँ से आइसोकोरिक प्रोसेस आ गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, n को पुट कर दीजिए यहाँ पर गामा, n को गामा पुट करते हैं। गामा क्या है, अगेन Cp/Cv के बराबर है। अगर n को गामा पुट कर दिया तो pv रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन किसके लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और इसी प्रोसेस को, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं वो हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए डिफाइन करते हैं, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस प्लस रिवर्सिबल हो गया, और इसी का नाम हमने अभी पढ़ा था, ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये प्रोसेसेस पढ़े हैं, इनके बारे में जाना है। अगर हम यहाँ पर सिंपल इसकी जो अगर एक टेबल बनाए तो टेबल के अंदर क्या है, अगर n 0 के बराबर है तो मेरे पास आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, n अगर 0 है तो यहाँ पर मेरे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है। n को मैंने 1 लिखा तो मेरे पास आया आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट आई तो मेरे पास आया आइसोकोरिक प्रोसेस, और अगर मेरे पास n इक्वल्स टू गामा आया तो मेरे पास आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एक टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। इस तरह से यहाँ तक टर्मिनोलॉजीज खत्म होती हैं। हमने वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर पढ़े, और ये कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की मैक्सिमम टर्म्स हमने कवर कर दी, जो बाकी टर्म्स हैं वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। थैंक यू।